नमस्कार। कैसे हैं आप लोग और क्या हाल चाल और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? भैया आपसे ज़्यादा मुझे भी टेंशन है कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम है और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा कि बोर्ड एग्ज़ाम में बायोलॉजी में एक भी नंबर कट हो जाए। ऐसा होने नहीं देगा बायोमन, ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, तो आज से आपकी समझ लो ये महामैराथन है, जो भी समझ लो, रिवीजन क्लास समझ लो, वन शॉट समझ लो, आज से बस स्टार्ट हो गया है। बस पहली क्लास है आज, बिल्कुल बड़ी वाली धांसू क्लास। इसमें ढेर सारे क्वेश्चन करवाऊंगा, पूरे क्वेश्चन का ये समझ लो बिल्कुल वो है, एक निचोड़ है ये वीडियो। एक एक क्वेश्चन समझ में आएगा। चैप्टर है हमारा आनुवांशिकता एवं जैव विकास। आनुवांशिकता एवं जैव विकास। देखो एक चीज समझ लो, जिसको पानी पीना है, चाय पीना है, खाना खाना है, कुछ भी करना है, कुछ भी करे, जल्दी से चला जाए, वो करके आ जाए। ठीक है, इसके बाद चुपचाप से मोबाइल को ऐसे लगा करके बस वो देखता रहे, पढ़ता रहे कंटिन्यू। फिर इधर उधर उसकी मुंडी ऐसे ऐसे नहीं घूमनी चाहिए। हाँ नहीं, इधर एक डंडा रखा हुआ, उससे ऐसे करो बजा दूंगा, 2 डंडे मारूंगा। ठीक है, चलो देखो अनुवांशिकता। यहां से अगर एमसीक्यू के अंदर देखा जाए तो प्यारे प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन यहां से ऐसा पूछा जाता है कि मेंडल के अनुसार मटर के बौने पौधे का जीन प्ररूप होता है। क्वेश्चन है कि मेंडल के अनुसार, किसके अनुसार? मेंडल के अनुसार मटर के बौने पौधे का, मटर के बौने पौधे का जीन प्ररूप। देखो हमको पता है जीन हमेशा जोड़े में होते हैं, है ना? जीन प्ररूप मतलब एक जोड़ा हमें चाहिए। अब देखो इसके अनुसार, मेंडल चाचा के अनुसार मटर के बौने पौधे का, किसका? मटर के बौने पौधे का, जो शॉर्ट पौधा है, उसका जीन प्ररूप हमें देना है। तो मेंडल ने जब अपना प्रथम नियम किया था, है ना, जिसको बोलते हैं प्रभाविता का नियम, याद करो, नहीं याद करते तो समझो। मेंडल के 3 नियम हैं। फर्स्ट प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंट, एंड सेकेंड पृथक्करण का नियम, सेरिगेशन, लॉ ऑफ सेरिगेशन, एंड थर्ड इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम। तो जो मेंडल ने प्रथम नियम अपना किया, जिसको प्रभाविता का नियम से जानते हैं, उसमें 2 लक्षणों के बीच आपस में क्रॉस कराया, और ये 2 लक्षण जो थे विपरीत लक्षण थे। एक था लंबा पौधा, देखना लंबा पौधा, एक था बौना पौधा। क्या था? एक था लंबा पौधा, जिसको मेंडल ने कैपिटल टी से प्रदर्शित किया, बौना पौधा स्मॉल टी से। फिर ये क्या है? तो ये जीन प्ररूप है। अब ये जीन प्ररूप का युग्मक अलग अलग होंगे, ठीक है? ये युग्मक अलग अलग हुए, ये इससे मिले, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये क्या बने? ये एलील बने, एलील। अब बोलोगे भैया तुम इनको एलील क्यों नहीं बोले? देखो एलील हम उसी को बोलेंगे जब दोनों लक्षण विपरीत हो। जैसे देखो कैपिटल टी कैसा लक्षण है? लंबा। बड़े प्यार से समझना, कैपिटल टी कैसा लक्षण है? लंबा। और स्मॉल टी कैसा लक्षण है? बौना। जब 2 विपरीत लक्षण आपस में आकर के एक युग्म विकल्पी बनाते हैं तो वो एलील कहलाते हैं। तो कैसे लक्षण है भैया बताओ? विपरीत लक्षण है। यहां पे देखो क्या है कि अब इससे ऐसे क्रॉस करता जाएगा, ये कराओ कैपिटल टी स्मॉल टी। तो F1 पीढ़ी में क्या देखने को मिला? F1 पीढ़ी में हमको लंबा और बौना यानी कि संकर लंबा पौधा देखने को मिला। संकर क्या होता है? जब किसी मतलब आपस में मिक्स जाते हैं, जैसे लंबा बौना आपस में मिल गए तो संकर हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा पूछा है कि मेंडल के अनुसार मटर के बौने पौधे का जीन स्वरूप क्या है? कहीं पर भी ऑप्शन देखने की कोई जरूरत नहीं है, बस स्मॉल टी लगा दो, क्योंकि मेंडल ने जो बौना पौधा लिया था उसका जीन प्ररूप यही था, स्मॉल टी। अगर पूछा जाए मेंडल के अनुसार मटर के लंबे पौधे का जीन प्ररूप क्या है, तो बताओ क्या बताओगे? तुम बताओ ना, बताओ।
नहीं बता पाएंगे। हाँ, ये है तो लंबे पौधे का जीन प्ररूप है कैपिटल टी, कैपिटल टी। यदि पूछा जाए क्वेश्चन कि बताओ मेंडल के प्रथम नियम में, यानी कि जो प्रभाविता का नियम है, उस प्रभाविता के नियम में F1 पीढ़ी में प्राप्त संतानें कैसी थी, तो ये जो प्राप्त संतानें हैं ये F1 पीढ़ी है, और F1 पीढ़ी में प्राप्त जितनी भी संतानें थी वो कैसी थी, तो वो संकर संतानें थी। क्या थी? संकर, हाइब्रिड क्रॉस, हाइब्रिड आपकी संतानें थी। ठीक है, देखो अब इसमें एक चीज और देख लो यहीं पर, कैपिटल टी स्मॉल टी, हमने इसको बोला संकर संतानें। अगर हम इसका पौधा देखेंगे, देखो एक होता है जीनोटाइप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड सेकेंड इज फिनोटाइप। देखो जीनोटाइप फिनोटाइप इसका निकालना पड़ता है, ठीक है, जीन प्रारूप और फिनोटाइप। ठीक है, देखो जीनोटाइप क्या होता है, जैसे यहां पे लंबा पौधा था, समझना ये है लंबा पौधा, ये है बौना पौधा, लेकिन F1 पीढ़ी में सभी लंबे पौधे उत्पन्न हो रहे हैं। क्या है? सभी लंबे पौधे उत्पन्न हो रहे हैं। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, सभी लंबे पौधे उत्पन्न हो रहे हैं। तो हमने बाहर से अपनी आंख से देखा कि यार भैया ये तो सभी लंबे पौधे हैं। कैसे पौधे? सभी पौधे लंबे हैं। हमने देखा सभी पौधे लंबे हैं, तो हमने कुछ भी खुराफात ना करते हुए बोल दिया कि इसका जो जीनोटाइप, वो सारी जीनोटाइप नहीं फिनोटाइप, मतलब बाहर से देख करके, खुली आंखों से देख करके हमने बता दिया कि अच्छा तुम चोर हो, अच्छा तुमने तो बायोवोमन से बायोलॉजी पढ़ के आया है, अच्छा तुम तो 10th में हो, तुम 12th में हो, तुम इंटर पास हो गए हो, तुम्हारी शादी हो गई है, ऐसे करके। तो जब हमने आंखों से बता देते कि ये पौधा लंबा है, तो वो क्या होता है? वो होता है फिनोटाइप। तो F1 पीढ़ी में पौधे कैसे प्राप्त हुए? तो इसका फिनोटाइप होगा सभी लंबे पौधे प्राप्त हुए। क्या हुए? सभी लंबे। अब क्लास में, हर क्लास में एक जीनियस रहता है, जैसे आप लोगों की क्लास में कोई और जीनियस होगा, आप नहीं है। क्लास में जो जीनियस रहता है अक्सर वो साइंटिस्ट बनता है, वैज्ञानिक बनता है। तो वैज्ञानिक क्या करते हैं? उसके अंदर घुस घुस कर, खोद खोद कर देखते हैं। तो बन गया एक लड़का वैज्ञानिक, उसका निकाला जीनोटाइप। जीनोटाइप क्या होता है? मतलब उस पौधे के अंदर घुस करके, बाहर से देख ही लिया, लेकिन अंदर उसके जीन, उसका डीएनए के अंदर घुस करके ये इसके जीन में, इसके डीएनए में गया। ठीक है, इसके डीएनए का जीन निकाला। जीन क्या होता है? डीएनए का एक छोटा सा भाग होता है, जैसे ये भाग हो गया जीन। जीन की खोज किसने की थी? जीन की खोज जोहानसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। डीएनए के अंदर जाकर के इसका भाग देखा, तो इसको देखने को मिला कि यहां पर कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी वाले लक्षण भी दिख रहे हैं। यानी कि बोला कि यार ये शुद्ध पौधा नहीं है। तो लोगों ने पूछा कि बता भैया, तू बता कैसा पौधा है ये। तो इसने बोला कि देखो इसके अंदर लंबा का भी गुण है, और इसके अंदर थोड़ा सा, है ना, बौने का भी गुण है। इसलिए इसका जीनोटाइप क्या है? वो है शुद्ध लंबा नहीं है। क्या है? शुद्ध लंबा नहीं है। जैसे हमने यहां पे बोल दिया कि मेंडल ने प्रथम पीढ़ी में शुद्ध लंबे पौधे और शुद्ध बौने पौधे के बीच में क्रॉस कराया, तो चचा ये शुद्ध लंबा नहीं है। क्या है फिर? बताओ बताओ क्या है? तो ये है संकर लंबा। जीनोटाइप फिनोटाइप पूछा जाता है। ठीक है, देखो आपके यहां पर लिखा भी होगा, शायद क्वेश्चन बनता है। हाँ, फिनोटाइप क्या होता है? देखो फिनोटाइप लिखा हुआ है कि किसी जीवधारी की बाह्य संरचना का वर्णन फिनोटाइप कहलाता है। किसी भी जीवधारी, कोई भी जीवधारी है, उसके बाह्य संरचना का अध्ययन, वर्णन करना। तो हमने देखा पौधा लंबा है। क्या है? पौधा लंबा है। क्या कहलाया? बोलो जल्दी, जल्दी बोलो। ठीक है, जीनोटाइप क्या होता है? इसके विपरीत जीवधारी की कोशिका की आनुवांशिक संरचना, अर्थात उसकी कोशिका में उपस्थिति जीनों का वर्णन जीनोटाइप कहलाता है। उसके कोशिका में उपस्थित जीनों का वर्णन। जीनोटाइप क्या होता है? कि जीवधारी की कोशिका में उपस्थित, कोशिका में उपस्थित जीनों का वर्णन जीनोटाइप कहलाता है।
और जब किसी जीवधारी को बाहर से देख करके उसका वर्णन कर दिया जाता है तो वो फिनोटाइप कहलाता है। बताओ बताओ, आया समझ में? आया? यहां पे कैपिटल टी और स्मॉल टी में हमें दो लक्षण देखने को मिले, है ना? यहां पे लक्षण तो दो थे लेकिन देखने को सिर्फ एक मिला। जो हमें लक्षण देखने को मिला है उसे बोलते हैं प्रभावी लक्षण। प्रभावी लक्षण, ठीक है? और जो लक्षण हमें देखने को नहीं मिलते हैं, है ना, छुपे रहते हैं, होने के साथ भी उनका अभाव नहीं, उनका प्रभाव नहीं रहता है, वो होते हैं अप्रभावी लक्षण। ठीक है? प्रभावी लक्षण कौन से होते हैं कि जब मिंडल ने F1 शुद्ध लंबे पौधे और बौने पौधे के बीच क्रॉस करवाया तो F1 पीढ़ी में उसे सभी लंबे पौधे प्राप्त हुए, संकर लंबे पौधे प्राप्त हुए, या फिर आप फिनोटाइप लिखेंगे तो सभी लंबे पौधे प्राप्त हुए। तो भैया आप बोलेंगे कि प्रभावी लक्षण यहां पर कौन है, कौन प्रभाव दिखा रहा है? लंबा। कौन सा प्रभाव दिखा रहा है? लंबा। लेकिन बौना है इसके साथ, लेकिन उसका प्रभाव नहीं दिखा रहा है। क्या नहीं दिखा रहा है? उसका प्रभाव नहीं दिखा रहा है। तो अप्रभावी लक्षण कौन सा हुआ? बौना। प्रभावी लक्षण मतलब जो लक्षण अपना या अपनी संतानी पीढ़ी में प्रभाव दिखाता है, प्रभावी लक्षण कहलाता है। ठीक है? हमें पता है एक चीज, जीन। जीन क्या होती है? जीन के बारे में समझे, जाने, नहीं जाने? जो अनुवांशिक लक्षण होते हैं, ठीक है, वो कैसे गए? इस लंबे पौधे का अनुवांशिक लक्षण इस बौने पौधे के अनुवांशिक लक्षण से कैसे मैच कर गया? कैसे मैच करा? यहां पर हमने देखा अर्धसूत्री विभाजन हुआ, कोशिकाएं दो थी, आधी आधी हो गई, फिर इससे इससे मैच कर गया। ये हम मानते हैं ये नर था। क्या था? नर था। ये मादा थी। नर और मादा के बीच में ही तो क्रॉस होगा, कि बताओ? लेकिन आज तो खैर कुछ भी हो सकता है ना? आज तो कुछ भी पॉसिबल है ना? तो देखो जीन क्या होता है, ये है हमारी कोशिका। क्या है? कोशिका। ये है केंद्रक। क्या है? केंद्रक। बोलो बोलो मेरे साथ, क्या है? कोशिका। क्या है? केंद्रक। ये है केंद्रिका। क्या है? हाँ, केंद्रिका के अंदर ऐसे कुछ धागे पड़े हैं जिसको बोलते हैं क्रोमैटिन धागे। क्या बोलते हैं? क्रोमैटिन धागे। जब कोशिका का विभाजन होता है, सुनना, जब एक कोशिका दो कोशिका के रूप में बढ़ जाती है तो क्या होता है कि यही क्रोमैटिन धागे क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्र का रूप ले लेते हैं। किसका रूप ले लेते हैं? कोशिका विभाजन के समय गुणसूत्र का रूप ले लेते हैं। गुणसूत्र ऐसा होता है, और गुणसूत्र के अंदर क्या भरा होता है? तो गुणसूत्र के अंदर भरा होता है डीएनए, डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। डीएनए का एक छोटा सा भाग क्या कहलाता है? जीन। और उसी जीन के अंदर क्या रहता है? सभी अनुवांशिक लक्षण रहते हैं। इसलिए हम डीएनए को अनुवांशिक लक्षण, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने वाला कारक भी कहते हैं। ठीक है? जीन की खोज किसने की थी? तो देखो, पहले तो कोशिका की खोज कर पाना मुश्किल था, लेकिन रॉबर्ट हुक ने कर दिया। फिर केंद्रक की खोज कर पाना मुश्किल था, रॉबर्ट ब्राउन ने कर दिया। फिर केंद्रिका की खोज कर पाना मुश्किल था, कर दिए। फिर क्रोमैटिन खोजे, क्रोमैटिन खोजने के बाद देखे गुणसूत्र भी बन रहा है। अब भैया गुणसूत्र मिल गया, तब गुणसूत्र में तो डीएनए की लोग खोज करना शुरू कर दिए। आपको बता दें, क्लास 12th में पूरा बायोलॉजी का चैप्टर है, बायोटेक्नोलॉजी, और वहां पर पूरा पढ़ाया जाता है कि डीएनए को कैसे काटा जाता है, डीएनए कैसे जोड़ा जाता है, डीएनए कैसे एक स्थान से दूसरे स्थान अल्टा पल्टा किया जाता है, सब कुछ वहां पर पढ़ाया गया है। तो आज सोचो, साइंस खास तौर पर बायोलॉजी बहुत आगे पहुंच चुकी है, बहुत आगे, इतनी आगे कि सबसे आगे पहुंच चुकी है ना? तो ये देखो, यहां पर ढेर सारे क्वेश्चन कंप्लीट हुए होंगे। चलो अब मिटाते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते। एक एमसीक्यू था, पूरा पहाड़ा सुनाना पड़ा। तो ये रिवीजन क्लास में बिल्कुल भी परेशान होने को नहीं है। ढेर सारे जितने इंपॉर्टेंट है ना आज,
बहुत मांगते हो ना इंपॉर्टेंट, जितने इंपॉर्टेंट है ना आज आज सभी इंपॉर्टेंट इसी वीडियो में कंप्लीट कराऊंगा। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। खुल जा भैया तू। सेकंड क्वेश्चन बोलता है जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? जीन, जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो हमें पता है कि जीन शब्द का प्रयोग अभी मैंने बताया जोहानसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। किसने किया था? जोहानसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। किसका? जीन शब्द का प्रयोग। क्लास 10 साइंस के सभी वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट पर जा करके वहां पर चेकआउट कर सकते हैं और ढेर सारे वीडियोस का आनंद ले सकते हैं। आप अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। यदि आप क्लास 10th में हैं, क्लास 10 साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो बहुत बड़ी आप गलती कर रहे हैं। इसलिए आप जाइए प्लेलिस्ट पर, वहां पर ढेर सारे वीडियोज हैं, जाइए देखिए और अच्छे तरीके से पढ़िए। अपनी तैयारी में 4 चांद लगा दीजिए। सेकंड क्वेश्चन है कि देखो ये क्वेश्चन बड़ा घुमाऊदार है, ये विकास से संबंधित है, एवोल्यूशन से, कि विकासी दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है। क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन विकासी दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है। विकासी दृष्टिकोण के आधार पर हमारी किससे अधिक समानता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है मकड़ी से, दूसरा है चिंपैंजी से, तीसरा है जीवाणु से, चौथा है चीन के विद्यार्थी से। अब बिल्कुल गजब तरीके से समझना है। अधिकतर लोगों का ऑप्शन चीन का विद्यार्थी आ रहा होगा और अधिकतर लोगों का क्वेश्चन चिंपैंजी आ रहा होगा। देखो अगर चीन का विद्यार्थी नहीं होता, ठीक है, तो आप ज्यादा किससे संबंधित होते? विकासी दृष्टिकोण के आधार पर तो आप संबंधित होते चिंपैंजी से। क्योंकि हमें पता है, देखो मानव का उद्भव समझ लेते हैं। मानव विकास, मानव का विकास कहां हुआ है? मानव का विकास, मानव के जो अस्थि वगैरह हैं सबसे पहले वो अफ्रीका में देखे गए। ठीक है, अफ्रीका से मानव क्या किया? अफ्रीका से मानव चला, पूरे यूरोप पे पहुंचा। कहां पहुंचा? पूरे यूरोप में पहुंचा। यूरोप से फिर मानव चला ऑस्ट्रेलिया पहुंचा, ऑस्ट्रेलिया से इंडोनेशिया पहुंचा, इंडोनेशिया फिलीपीन, इंडोनेशिया पहुंचा, सॉरी अफ्रीका से एशिया पहुंचा, एशिया से इंडोनेशिया पहुंचा, इंडोनेशिया से फिलीपींस और ऑस्ट्रेलिया पहुंचा, ऑस्ट्रेलिया से द बोरिंग पुल एक है उसको पार करके सीधे अमेरिका पहुंच गया। तो मानव का विकास अफ्रीका में हुआ, नो डाउट। मानव के जो अवशेष हैं वो सभी अफ्रीका से ही मिलते हैं। अगर हम बोलें मानव का विकास कैसे हुआ, एक होता है बंदर, एक होता है कपी, एप्स। तो मानव का विकास जो है वो कपी से हुआ। कपी का एग्जाम्पल जैसे आपका गोरिल्ला, चिंपैंजी, ठीक है, वरन गुबॉन और गुरन मटून कैसे कैसे है ना। वर गुरन मटून, गुरन मटून नहीं है, वॉरन गुटून ऐसे कुछ करके वो उस पेड़ पे रहता है वो। तो जो मनुष्य का विकास हुआ है वो कपी से हुआ है। कपी मतलब बंदर नहीं होता है, बंदर भैया अलग होता है जिसके पूंछ होती है, जैसे आपके पास पूंछ नहीं है है ना, लेकिन कपी के पास पूंछ नहीं होती है, बंदर के पास पूंछ होती है। कपी की जो मादा होती है ना, महिला, कपी में 2 होंगे ना, नर और मादा। चिंपैंजी एक होगा, चिंपैंजी एक होगा, चिंपैंजी की वो है ना वाइफ। तो देखो उसके मादा के अंदर क्या होता है, आर्तव चक्र होता है। कपी के मादा के अंदर आर्तव चक्र, मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो ह्यूमंस के अंदर भी होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो इसी तरह बताया गया कि कपी से मानव का विकास हुआ है। अब बोला जा रहा है कि बताइए विकासी दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता मिलती है। चिंपैंजी और चीन का विद्यार्थी दिया गया। तो अगर विकासी दृष्टिकोण से देखेंगे
तो हम सबसे अधिक समान, हम सबसे अधिक बिल्कुल मेल जोल, बताओ चिंपैंजी की तरह दिख रहे हैं कि चीन के विद्यार्थी की तरह? आप बताओ, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ दिया, बताओ कैसे दिख रहे हैं? हाँ बोले भैया चिंपैंजी की तरफ दिख रहे हैं, अब मार मार के तुमको वरन गुटान बना देंगे, ठीक है? कपी कौन कौन से हैं? बंदर नहीं, कपी, कपी कौन कौन से? गुरिल्ला, चिंपैंजी, वरनगुटान, गुबॉन, ये कपी हैं, है ना? वरनगुटान को नहीं देखे होगे ना अभी तुम, तो वरनगुटान को गूगल में डालना, देखना। तो हमारी अधिक समानता चिंपैंजी से नहीं दिख रही है कि चिंपैंजी जैसे दिख रहे हो, आप लोग दिख रहे हो तो बात ही अलग है ना? मैं नहीं दिख रहा भाई। विकासी दृष्टिकोण के आधार पर मैं किससे मैच कर रहा हूं? तो मैं चीन के विद्यार्थी से मैच कर रहा हूं, चीन के विद्यार्थी से, क्योंकि चीन का विद्यार्थी है, थोड़ा सा गोरा होगा, थोड़ा सा बिल्कुल ऐसे छोटा छोटा होगा, है ना? हाथ ऐसे चुंग चुंग कर रहा होगा, मैच करेगा, मारूंगा दो तमाचा अड्ड अड्ड करके उसको दीवार में लड़ा लड़ा खूब पीटूंगा, है ना? अब बाय दफे चिंपैंजी मिल जाए, उसको एक तमाचा मारो, दबा के काट वाट ले बिल्कुल से, है ना? हॉस्पिटल में भर्ती कर दे वो, समझ रहे हो? इसलिए चीन के विद्यार्थी से हम अधिक समान हैं। देखो समजात अंगों का उदाहरण दीजिए, समजात अंग, समजात अंग जिसको बोलते हैं होमोलॉगस ऑर्गन। आपके पास चार ऑप्शन दिए गए हैं कि समजात अंग, हमारा हाथ और कुत्ते के अग्रपाद। समजात अंग क्या होते हैं पहले ये समझते हैं। समजात अंग ऐसे अंग होते हैं जो रचना में समान होते हैं। क्या होते हैं? रचना में समान होते हैं परंतु कार्य भिन्न भिन्न होता है, भिन्न भिन्न होता है। देखो भिन्न भिन्न मक्खी बोलती है ना, पहले जब, अब मुझे याद आ रहा है, पहले हमारे क्लास में जब हम 7th 8th में हुआ करते थे तो वहाँ पे एक बच्चे को परेशान किया करते थे, उसको वो पता नहीं वो धीरे धीरे बोलता था तो उसका नाम ही रख दिए थे भिन्न भिन्न है ना? तो भिन्न भिन्न कौन बोलता है? भिन्न भिन्न बोलता है मक्खी। कौन बोलता है बताओ जल्दी? मक्खी बोलता है ना? तो उसका नाम ही रख देते भिन्न 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 भिन्न। उसको कहीं कोई बुलाता तो उसको बोला जाए भिन्न भिन्न, है ना? इसलिए सबके नाम होते हैं अलग अलग ना, मेरा भी एक नाम था, वो बिल्कुल सीक्रेट है, उसको नहीं बताऊंगा, ठीक है? चलो देखो, समजात अंग के उदाहरण, रचना में समान होंगे, बने तो बिल्कुल एकदम तुम्हारी तरह सेम होंगे, लेकिन उनका कार्य भिन्न भिन्न होगा। रेडियस, अनला, फेरेंजियस से सब पाया जाएगा, लेकिन उनका कार्य अलग अलग होगा। तो एग्जाम्पल दिया है, उदाहरण बताओ कि जैसे हमारा हाथ और कुत्ते के अग्रपाद, हमारे दांत और हाथी के दांत। देखो इसका समजात अंग का उदाहरण मिलाओ, बताओ हमारा हाथ और कुत्ते के अग्रपाद समान बने हैं कि नहीं? कुत्ते के अग्रपाद, ठीक है। हमारा दांत और हाथी दांत समान बने हैं कि नहीं? बताओ हमारा हाथ, कुत्ते का हाथ समान बना है कि नहीं? उसके 5 नाखून उसके भी होते, कुत्ते के, कभी गिन लेना। रेडियस अलना बीच में उसके भी पाई जाती है, गिन लेना, ठीक है। इसके बाद आलू और घास में अपरी भूस्तरी, है ना? आलू और घास में जो अपरी भूस्तरी होता है, ठीक है। जैसे मनुष्य का अगला हाथ और चीते का अगला अग्रपाद, ठीक है। तो ये सभी क्या होते हैं? ये सभी रचना में तो समान होते हैं, बने तो भैया समान होते हैं, लेकिन इनका कार्य भिन्न भिन्न होता है। कुत्ता उससे दौड़ दौड़ के, ऐसे किसी को काटना होता है इसे पकड़ के काट डालता है। ह्यूमंस क्या करता है, मनुष्य क्या करता है? अपने हाथ से कोई काटने आया उसको पट से मारा, तमाचा चट 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 मार दिया, है ना? ऐसे करके ह्यूमंस कर डाले। फिर देखो मनुष्य का दांत, हाथी का दांत बना सेम है। मनुष्य का दांत ऐसे बिल्कुल दाल चावल, रोटी चावल, है ना? और अपनी, है ना, उसके लिए होता है। और हाथी दांत किस काम में आता है? बड़े बड़े होते हैं, चौंक चौंक, ठीक है। तो ये है समजात अंग। अब अगर इसी का तुम उल्टा कर दोगे तो वो आ जाएगा समरूप अंग, जिसको समवर्ती अंग के नाम से भी जानते हैं, जिसको एनालॉगस ऑर्गन के नाम से भी जानते हैं। समवर्ती अंग क्या होते हैं? कि रचना में तो असमान होते हैं। क्या होते हैं? रचना में तो असमान होते हैं, वो सेम नहीं बने होते हैं, लेकिन उनका कार्य
उनका जो काम होता है वो क्या होता है, उनका काम बिल्कुल समान होता है। जैसे तितली का पंख और पक्षियों के पंख असमान तरीके से बने। तितली के पंख में हड्डी नहीं है, पक्षी के पंख में तो बिल्कुल हड्डी है, फेदर्स लगे हुए हैं, बिल्कुल अच्छे तरीके से वो उड़ रहा है ना। लेकिन दोनों का काम है उड़ना, दोनों उड़ रहे हैं। ये समवृत्ति अंग का बहुत बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मटर के शुद्ध लंबे और शुद्ध बौने पौधे के बीच संकरण कराया गया तो लंबे मटर के पौधे प्राप्त हुए, द्वितीय पीढ़ी में प्राप्त पौधे होंगे। ये देखो क्वेश्चन घुमा रहा है, समझो क्वेश्चन को कि मटर में शुद्ध लंबे और शुद्ध बौने पौधे के बीच संकरण कराया जाता है। हम करा लेते हैं, मिटा दो इसको, मिटा दें, बस एक सेकेंड। हाँ, ये हो गया। साइंस के सभी वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट पर जा करके वहां पर चेकआउट कर सकते हैं और ढेर सारे वीडियोस का आनंद ले सकते हैं, आप अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। यदि आप क्लास 10th में हैं, क्लास 10 साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो बहुत बड़ी आप गलती कर रहे हैं। इसलिए आप जाइए प्लेलिस्ट पर, वहां पर ढेर सारे वीडियोज हैं, जाइए देखिए और अच्छे तरीके से पढ़िए, अपनी तैयारी में 4 चांद लगा दीजिए। अब आज से कभी ये मत कहना कि मानव का विकास बंदर से हुआ है ना। नहीं, वरन गुटॉन गुस्सा हो जाएगा, बहुत मारेगा तुमको। क्वेश्चन बोलता है शुद्ध लंबे और शुद्ध बौने पौधे में संकरण कराया जाता है। शुद्ध लंबा पौधा है हमारे पास, शुद्ध लंबा है, इधर क्या है तो इधर शुद्ध बौना पौधा है। समझना, बहुत प्यारे नंबर मिलेंगे यहां से। क्रॉस कराया जाता है, क्रॉस करवा दो, इसको अलग करो युग्मकों को। क्या आया, कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर क्या आया कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर क्या आया कैपिटल टी स्मॉल टी। ये है आपकी F1 पीढ़ी। देखो कराया जाता है तो लंबे मटर के पौधे प्राप्त होते हैं। कैसे पौधे प्राप्त होते हैं, तो F1 पीढ़ी में फिनोटाइप यदि देखा जाए, क्या देखा जाए, फिनोटाइप, तो सभी लंबे मटर के पौधे प्राप्त होते हैं। बिल्कुल सही बोला आपने। फिर बोला तो द्वितीय पीढ़ी में प्राप्त पौधे होंगे, F2 पीढ़ी में कौन से पौधे प्राप्त होंगे, ये हमें देखना है। अब यही है इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो हमें F1 पीढ़ी में कैसे पौधे प्राप्त हुए, तो F1 पीढ़ी में हमें लंबे पौधे प्राप्त हुए, ठीक है। इसके बाद द्वितीय पीढ़ी में प्राप्त पौधे होंगे। पूछ रहे द्वितीय पीढ़ी में कैसे पौधे प्राप्त होंगे, तो अगर द्वितीय पीढ़ी कौन सी होगी, जब इन्हीं पौधे के बीच आपस में संकरण करवा दिया जाए, इन्हीं पौधे के बीच आपस में क्रॉस करवा दिया जाए तो वो द्वितीय पीढ़ी हो जाएगी, है ना। प्रथम पीढ़ी में इसमें बता ही रहा है, तो लंबे मटर के पौधे प्राप्त होते हैं, द्वितीय पीढ़ी में प्राप्त पौधे होंगे। तो कैपिटल टी स्मॉल टी के बीच यदि क्रॉस करवाएंगे तो देखो, फिर इधर कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका क्रॉस करवाएंगे तो ये क्या मिलेगा, कैपिटल टी, ये क्या मिलेगा कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर ये क्या मिलेगा कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर ये क्या मिलेगा स्मॉल टी। अब हमको फिनोटाइप देखना है, जीनोटाइप से हमें कोई मतलब नहीं है। क्या देखना है, फिनोटाइप देखना है। फिनोटाइप देखेंगे तो हमें तीनों पौधे लंबे दिख रहे हैं। कैसे, तो हमें जो यहाँ पर तीनों पौधे दिख रहे हैं वो लंबे दिख रहे हैं। एंड फर्स्ट यहाँ पे ये वाला पौधा कैसा दिख रहा है, तो ये बौना दिख रहा है, ठीक है। तो ये कौन सी पीढ़ी है, ये है F2 पीढ़ी, ठीक है। तो F2 पीढ़ी में भी हमें कैसे पौधे प्राप्त हुए, अधिकतर पौधे लंबे प्राप्त हुए। कैसे, लंबे पौधे प्राप्त हुए। चलो सेकंड क्वेश्चन है, जाइगोट में गुणसूत्रों की संख्या होती है। जाइगोट, देखो जाइगोट में गुणसूत्रों की संख्या, और ये अब तो ये थोड़ा सा फंसाऊ क्वेश्चन है ना। इसको समझने के लिए तुम्हें थोड़ा सा और पीछे जाना पड़ेगा और उसको अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा। अगर उसे तुम अच्छे तरीके से नहीं समझे तो फिर तुम इसे भी अच्छे तरीके से नहीं समझ पाओगे।
ठीक है, देखो जाइगोट क्या होता है, सबसे पहले देखो तुम जाइगोट बनता कैसे है। तो हमने देखा एक नर है, एक मादा है। हमने देखा नर के अंदर नर युग्मक बनता है, मादा के अंदर मादा युग्मक बनता है। क्या बनता है? युग्मक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं गैमीट। क्या बोलते हैं? युग्मक बना, गैमीट बना। नर के अंदर जो गैमीट होता है उसको नर युग्मक बोलते हैं, वो होता है स्पर्म। जो मादा के अंदर मादा युग्मक होता है उसको बोलते हैं ओवम। इसको बोलते हैं शुक्राणु, इसको बोलते हैं अंडाणु। ठीक है, मादा के नर के अंदर जो गुणसूत्र होते हैं, क्या होते हैं? गुणसूत्र, वो होते हैं एक्स और वाई। मादा के अंदर गुणसूत्र एक्स और एक्स। तो इसका जो युग्मक बना, युग्मक क्या होते हैं? युग्मक अगुणित होते हैं। अगुणित, द्विगुणित नहीं होते, अगुणित होते हैं। तो स्पर्म इसके अंदर दो तरीके के बनेंगे। ये देखो, पहला एक्स वाला, दूसरा वाई वाला। कौन सा? पहला एक्स वाला, दूसरा वाई वाला। एंड मादा के अंदर जो ओवम बनेगा वो सेम बनेगा। कौन सा? एक्स एक्स। चाहे जितने ओवम बनवा लो सब एक्स एक्स ही बनेंगे। ठीक है, ये हुए युग्मक। अब इन दोनों मादाओं की हुई, नर और मादा की हो गई शादी, हो गया अब निषेचन। क्या हो गया? तो हो गया निषेचन, जिसको फर्टिलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। निषेचन हुआ। जब निषेचन हुआ तो ये वाला एक्स जो अगुणित था, ये वाला एक्स अगुणित था, एक्स एक्स आपस में जाकर मैच किया, है ना? ये आया है, ये भी यक्स, ये भी यक्स। जब ये मैच किया तो ये यक्स यक्स बना लिया, यानी कि हम इसको बोल सकते हैं 2x बना लिया। क्या बना लिया? 2x बना लिया। ठीक है, अब ये क्या बना? ये कहां पर हुआ? निषेचन कहां पर हुआ? तो निषेचन हुआ फैलोपियन नलिका में। कहां पर हुआ? बताओ ना, नहीं बताओगे चांटा मार देंगे, है ना? फैलोपियन नलिका में हुआ निषेचन। इसके बाद ये जो 2x बना, ये क्या है? ये है भ्रूण। क्या है? तो ये है भ्रूण, जिसको एम्ब्रियो बोलते हैं, है ना? अब बताओ, ये भ्रूण बनाएगा आगे, लेकिन ये बना क्या है? ये है जाइगोट। क्या है? तो ये है जाइगोट। कौन सी गोट है ये? जाइगोट है। कौन सी बकरी है? जाई बकरी है ना? जाइगोट है ये। तो बताओ जाइगोट कैसा होगा? शुक्राणु की अगुणित के अंगुणित कोशिका मिली और इसकी भी अगुणित कोशिका मिलकर के क्या बनी? जाइगोट। कैसा हुआ? जाइगोट द्विगुणित हुआ। 2n हुआ कि नहीं? n मतलब अगुणित, 2n मतलब द्विगुणित। तो क्वेश्चन क्या था हमारा? जाइगोट में गुणसूत्रों की संख्या होती है, कितनी होती है? अगर इसके अंदर, नर के अंदर 46 गुणसूत्र पाए गए, मादा के अंदर भी 46 गुणसूत्र पाए गए, ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन हुआ, 23 गुणसूत्र यक्स वाले को मिले और 23 गुणसूत्र वाई वाले को मिले। फिर इधर भी 23 गुणसूत्र इस इसको मिले, अंडाणु को 23 इसको, फिर 23 23 मिल करके कितने गुणसूत्र बना डालें? 46 गुणसूत्र बना डालें। तभी तो ये नर और मादा जो बचवा पैदा हो रहा है इन दोनों के समान हो रहा है, नहीं तो इन दोनों के समान दिखे ही ना। तो अगर गुणसूत्र की संख्या दी गई है तो 46 लिखोगे। अगर यहां पे दिया गया है 4x 3x 2x और x, तो यहां पर आप लिखोगे जाइगोट में गुणसूत्रों की संख्या होती है 2x। 2x बोले तो 46 गुणसूत्र। अगर पूछ लिया जाए तुमसे जाइगोट को हटा करके, है ना, क्या किया जाए? जाइगोट को हटा करके गैमीट में गुणसूत्रों की संख्या पूछ लिया जाए। किसमें? गैमीट में। तो चाचा तुम तो बौखला जाओगे, परेशान हो जाओगे, भैया गैमीट में कैसे? गैमीट में क्या होता है? गैमीट क्या होता है? देखो, गैमीट होता है नर और मादा युग्मक, ये होता है अगुणित। इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? वो होती है x, यानी कि आधी। ठीक है, आधी गुणसूत्रों की संख्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। जो अलैंगिक जनन में जो मुकुलन की क्रिया होती है वो ईस्ट में होता है। किसमें? ईस्ट में। फिर अगला क्वेश्चन है, एक संकर संकरण का क्या है कि एक संकर संकरण की F2 पीढ़ी में शुद्ध तथा संकर गुणों वाले पौधे का आपस में अनुपात होता है। शुद्ध तथा, देखना, शुद्ध तथा F2 पीढ़ी में शुद्ध तथा संकर गुणों वाले पौधे का आपस में अनुपात होता है।
शुद्ध तथा संकर गुणों वाले पौधे का आपस में अनुपात होता है। F2 पीढ़ी में पूछ रहा है। कैसे? F2 पीढ़ी में। तो F2 पीढ़ी में हमें क्या प्राप्त हुआ था? पहले तो कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। तो ये शुद्ध लंबा पौधा, शुद्ध बौना पौधा। ये सिर्फ यही पूछ रहा है तुमसे, संकर की बात नहीं कर रहा है। पूछ रहा है शुद्ध तथा संकर गुणों वाले पौधे का प्रतिशत अनुपात होता है। तो पहले तो हमें प्राप्त हुआ एक पौधा शुद्ध है लंबा, फिर दो पौधे संकर लंबे, फिर एक पौधा शुद्ध बौना। ये हुआ प्रतिशत, जीनोटाइप। फिनोटाइप यदि देखोगे तो हमको 3 लंबे पौधे मिले और एक बौना पौधा मिला, शुद्ध बौना पौधा। ठीक है, ये हुआ आंसर इसका। अगला क्वेश्चन है, मेंडल ने आनुवंशिकता का प्रयोग जिस पौधे में किया उसका क्या नाम था? ए भैया, इतने छोटे क्वेश्चन हमसे ना पूछा करा, है ना। बता, मिटा दूं? तो देखो, मेंडल जो थे वो आनुवंशिकता का जब प्रयोग कर रहे थे तो वो मटर के पौधे में अपना प्रयोग कर रहे थे। किसके पौधे में? मटर के पौधे में। अगर पूछा जाए मटर, बताओ मटर का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो वो होता है पाइजम सैटाइवम। क्या होता है? पाइजम सैटाइवम। मटर का वैज्ञानिक नाम होता है पाइजम सैटाइवम। देखना, इसके बाद एक और मटर होती है जिस मटर को आप बोलते हैं जंगली मटर। वो मटर कहाँ होती है? जंगल में। और जो भैया जो जंगल में मटर होती है ना, उसको बोलते हैं, किसी से बताना नहीं, उसको बोलते हैं लेथाइरस ओडोरेटस। क्या बोलते हैं? लेथाइरस ओडोरेटस। किसी से कहना मत, नहीं तो फिर कोई मटर चुरा ले जाए तो मुझसे आकर मत कहना। हाँ, ठीक है, लेथाइरस ओडोरेटस, पाइजम सैटाइवम। ठीक है, जिसको मिटा देते हैं, फिर हम लोग फिर बोर्ड भरते हैं, क्योंकि अब काम क्या बचा है? बोर्ड भरने का। आपका काम क्या बचा है? बस वीडियो को देखने का, है ना। देखते रहो बिल्कुल अच्छे तरीके से, अच्छे तरीके से मगन रहो, मस्त रहो, पढ़ते रहो बस, है ना। और हमें कुछ नहीं चाहिए, और हमें कुछ चाहिए ही नहीं, कन्फर्म नहीं चाहिए। सच सच बताओ, पढ़ने में मजा आ रहा है कि नहीं? सच सच बताओ, दिल से बताना यार, दिल बिल्कुल खोल के बता दो, पढ़ने में मजा आ रहा है। यदि मजा आ रहा हो ना तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता देना यार। कमेंट में अपनी राय जरूर दे देना, भगवान प्रभु बता देना। ठीक है, इंतजार करता रहता हूं बैठा मैं। सामने होते तो तुमको समोसे भी खिला देता, तुमको ढेर सारा प्यार भी कर लेता, है ना। अब तुम वहां हो, ऐसे तो कमेंट करके तो बता दो भैया, हाथ तुम्हारा टूट नहीं जाएगा। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आओ। चलो हटो हटो वहां से, आओ निकलो, निकल बाहर, बाहर निकल, जल्दी जल्दी बाहर निकल। अगला क्वेश्चन करवाना है, वो भी आप सभी से करवाऊंगा। क्वेश्चन मैं आपसे पूछने वाला हूं। क्वेश्चन बताओ, क्वेश्चन बताओ, पृथक्करण का नियम किसने प्रस्तुत किया? बताओ क्वेश्चन, बताओ बताओ बताओ। मैं बायोलॉजी बाबा, बताओ, नहीं तो मैं श्राप दे दूंगा, तुम्हें कुछ नहीं आएगा। जल्दी बताओ, पृथक्करण का नियम किसने प्रस्तुत किया? जल्दी बताओ, नहीं और 5 गिनती में सबको श्राप मिल जाएगा, सब कुछ भूल जाओगे। जल्दी बताओ नीचे कमेंट बॉक्स में, जल्दी बताओ, पृथक्करण का नियम किसने प्राप्त किया? जल्दी बताओ, सभी लोग बताओ, अपना हाथ निकालो, ठंडी लग रही है, उठो, कसरत करो, कमेंट करके जल्दी से बताओ, बता दो, नहीं तो श्राप देने वाले। ओम बायोलॉजी मैया की स्वाहा। जिसने जिसने नहीं दिया उसको बायोलॉजी भूल जाए। गया, अब तो गया भैया, गया गया। देखो चलो, अगला क्वेश्चन है, पुष्प में लाल रंग प्रभावी लक्षण है, इसका विपरीत या फिर तुलनात्मक लक्षण क्या होगा? है ना, इसमें बोला कि एक पुष्प है, उसका लाल रंग प्रभावी लक्षण है। ठीक है, कौन सा लक्षण है? तो लाल रंग है प्रभावी लक्षण, जिसका प्रभाव दिख रहा है। ठीक है, जो अपना लक्षण प्रकट कर रहा है। तो इसका विपरीत या फिर तुलनात्मक लक्षण क्या होता है? तो जब लाल रंग मेंडल ने प्रभावी लिया था, तो इसी पुष्प का जो अप्रभावी लक्षण है वो मेंडल ने सफेद रंग लिया था। कैसा लिया था? तो वो सफेद रंग लिया था। लाल रंग प्रभावी और सफेद रंग भैया वो था अप्रभावी। कौन सा? अप्रभावी। इंक डाल लूं, अपने मुंह को थोड़ा शांत कर लूं। यार सच में मुंह दर्द करने लगता है पढ़ाते पढ़ाते, है ना।
पता है कब दर्द करता है? जब आप लोग कमेंट नहीं करते हो, नहीं तो ऐसे तो मैं बोलता रहूं 2-2 घंटे लगातार नॉन स्टॉप, है ना, बकैती चलती रहे। एक क्वेश्चन और पूछूं? चलो अब बायोलॉजी बाबा तुमसे क्वेश्चन पूछने जा रहे हैं कि बताओ मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? जल्दी बताओ, सिर्फ 5 सेकंड में, नहीं तो श्राप मिल जाएगा सबको, सब लोग भूल जाओगे। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 1 2 3 4 5। बताओ कितनी होती है मनुष्य के अंदर गुणसूत्रों की संख्या? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जल्दी से बताओ। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में ऑटोसोम के जोड़े होते हैं। देखो अब यहां पे बड़ा बढ़िया चीज पूछ लिया आज। मनुष्य में जो गुणसूत्र होते हैं, देखो यहां से भूल के मत जाना, मनुष्य के अंदर गुणसूत्र 2 होते हैं। एक होता है ऑटोसोम और दूसरा होता है सेक्स क्रोमोसोम, है ना। ऑटो का मतलब देखो, ऑटो मतलब हुआ अलिंग गुणसूत्र, और जो सेक्स क्रोमोसोम होता है वो होता है लिंग गुणसूत्र। देखो जो ऑटोसोम होता है वो इसके अंदर, मनुष्य के अंदर कितने होते हैं? 22 जोड़े। यदि संख्या पूछी जाए तो 44 होते हैं क्या? ऑटोसोम। 44 गुणसूत्र कैसे होते हैं? ऑटोसोम। और जो 2 प्रकार के गुणसूत्र पाए ही जाते हैं दुनिया में, तुम किसी भी किनारे चले जाओगे, कोई भी बायोलॉजी टीचर महान से महान मिलेगा, वो सिर्फ यही बताएगा, ठीक है। तो 6 क्रोमोसोम कितने होते हैं? तो वो 1 जोड़ी होते हैं। क्या होते हैं? 1 जोड़ी, यानी कि 2 गुणसूत्र, है ना, 1 जोड़ी। तो 44 45 46, तो मनुष्य के अंदर टोटल गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? वो होती है 46। यदि जोड़े में पूछा जाए तो 23 जोड़े, है ना। क्या होती है? 23 जोड़े। ऑटोसोम क्या काम करते हैं? अलिंग गुणसूत्र क्या काम करते हैं? अलिंग गुणसूत्र शरीर के हर कोशिका ऊतक ये सब चीज का निर्माण करेंगे, लेकिन लिंग का भेदभाव लिंग के निर्माण में सहायक नहीं होते हैं, अलिंग गुणसूत्र कहलाते हैं। जो लिंग गुणसूत्र होते हैं ये क्या करते हैं? तो ये लिंग का निर्माण करते हैं। जो बच्चा पैदा हो रहा है उसमें नर और मादा को ये बैलेंस करते हैं, मेंटेन करते हैं कि होने वाला बच्चा नर होगा, फिर होने वाला बच्चा मादा होगा, ठीक है। अब बोलोगे भैया नर और मादा पैदा कैसे हो जाते हैं? बता दूं क्या उसको भी? नर और मादा कैसे होते? देखो यहां पर छोटा सा बता दे रहा हूं। हमने देखा मेल, हमने देखा फीमेल। मेल का क्रोमोसोम हमने देखा एक्स और वाई होता है, फीमेल का क्रोमोसोम एक्स और एक्स होता है। इसके युग्मक अलग करो, एक्स वाई, फिर इधर भी अलग एक्स एक्स, दोनों को मैच कराओ। इससे इसका मैच कराओ, क्या बना? एक्स एक्स। फिर इससे इसका मैच कराओ, क्या बना? एक्स एक्स। फिर इससे इसका मैच कराओ, क्या बना? एक्स वाई। इससे इसका मैच कराओ, क्या बना? एक्स वाई। ये मैं तुमको मनुष्य में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया समझा दिया। ये जो एक्स एक्स है ये एक्स एक्स है, क्या है? एक्स एक्स यदि होगा तो क्या बनेगा? आपने बोला भैया लड़की बनेगी, तो लड़की बन गई। एक्स वाई है तो क्या बनेगा? आपने बोला लड़का बनेगा। तो देखो जब भी जनन की क्रिया होती है, निषेचन होता है, तो उसमें 50% चांसेस हैं कि वो लड़की बनेगी और 50% चांसेस है कि वो लड़का बनेगा। क्या बनेगा? लड़का बनेगा, ठीक है। 50-50% चांसेस रहते हैं। अब इसमें अगर गुणसूत्र देखा जाए कितने गए हैं, तो अलिंग गुणसूत्र तो सब में गए ही हैं 22 जोड़े, 44 गुणसूत्र सब में गए ही हैं। अगर गुणसूत्रों के हिसाब से निकाला जाएगा तो ये यम है, ये फीमेल है, ठीक है। तो देखो 44 प्लस एक्स एक्स, ठीक है। फिर इधर देखो 44 प्लस, सॉरी मेल है तो 44 प्लस एक्स वाई, फिर इधर 44 प्लस एक्स एक्स। अब इनका क्या होगा? इनका अर्धसूत्री विभाजन होगा। अर्धसूत्री विभाजन में देखो 22 प्लस एक्स, एक जो शुक्राणु बना उसके अंदर 22 गुणसूत्र जो थे वो अलिंग गुणसूत्र थे और एक लिंग गुणसूत्र था। एक शुक्राणु बना 22 प्लस वाई, है ना, ये यक्स वाला है, ये वाई वाला है, ठीक है। 22 प्लस वाई, ये हुआ अर्धसूत्री विभाजन। इसके अंदर भी ऐसा ही हुआ, 22 प्लस एक्स
फिर 22 प्लस एक्स। अब ये आपस में मैच कराओ, क्या बनेगा? इस 22 से इस 22 को जोड़ो, क्या बनेगा? 22 22 44 प्लस एक्स और एक्स। 44 गुणसूत्र तो अलिंग है, लेकिन यक्स यक्स गुणसूत्र क्या है? ये लिंग गुणसूत्र है। या यक्स यक्स मिला करके क्या बनाएगा? मादा बना लेगा, महिला बना लेगा। ठीक है, फिर इससे इसका मैच कराओ, सेम बनेगा। 44 प्लस एक्स एक्स बनेगा। फिर इससे इसका मैच कराओ, क्या बनेगा? तो 22 22 क्या होगा? 44 प्लस एक्स आएगा, फिर वाई आएगा, है ना? तो ये यक्स वाई क्या है? लड़का बना लिया। फिर इधर से ऐसे करो, ये है मनुष्य में लिंग निर्धारण। ठीक है, सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ ह्यूमन। 44 प्लस एक्स वाई ये बना लिया। ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, बोर्ड का बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है कि बताओ मनुष्य में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को समझाओ, है ना? मादा का यदि पूछा जाए, मादा का जीनोटाइप क्या होगा? देखो, मादा और नर का जीनोटाइप देखा जाए तो, जीन का प्रारूप देखा जाए तो, समझाया अभी जीन का प्रारूप क्या है? मादा का जीनोटाइप, मादा का जीनोटाइप होगा एक्स और एक्स, क्योंकि जीन हमेशा जोड़े में रहते हैं। क्या होते हैं? जीन हमेशा जोड़े में रहते हैं, फिर ये अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा अलग अलग हो जाते हैं। तो मादा के अंदर कितने गुणसूत्र होते हैं? 46 गुणसूत्र होते हैं। जीन्स प्रारूप क्या होता है? जीनोटाइप क्या होता है? एक्स एक्स, और नर का एक्स वाई। तो यहां से क्वेश्चन और बनता है कि मां के गर्भ में पल रहा बच्चा नर होगा या फिर मादा होगा, लड़का होगा या फिर लड़की होगा, उसको कौन डिसाइड करेगा? उसको कौन डिसाइड करेगा? उसको कौन डिसाइड करेगा? बताओ। तो देखो, मादा होती है एक्स और एक्स, ठीक है, दोनों उसके गुणसूत्र सेम है, ठीक है, दोनों जीन सेम है, उसको जो मिल जाएगा वैसा ही वो बनाने लगेगी। तो यदि नर का एक्स मादा के एक्स से मिला तो बना एक्स और एक्स, लड़की बन गई, है ना, लड़की पैदा होने लगी। यदि नर का वाई गुणसूत्र, है ना, वाई जाकर के मादा से एक्स से मिला, वाई वाला जो वो था, शुक्राणु था, वो मादा के एक्स अंडाणु से मिला तो लड़का बन गया, एक्स और वाई बन गया, और लड़का अंदर पैदा होने लगा। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, पेट में पल रहा बचवा लड़का होगा या लड़की, इसकी जांच के लिए क्या किया कराया जाता है? इसकी जांच के लिए एक क्रिया होती है जिसको बोलते हैं एमनियोसेंटिसिस। करवाना नहीं, नहीं तो फिर मार खाओगे, हैं? ठीक है, एमनियोसेंटिसिस हिंदी में बोलते हैं उल्व वेधन। उल्व वेधन के अंदर क्या किया जाता है? बचवा लेटा रहता है अंदर, उसके सिरिंज के माध्यम से उसका फ्लूइड निकाल लेते हैं, अंदर जिस फ्लूइड में वो तैर रहा होता है, कि प्लेसेंटा के अंदर उस फ्लूइड को निकालते हैं, उस फ्लूइड को बोलते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। क्या बोलते हैं? एमनियोटिक फ्लूइड को बाहर निकालते हैं, फिर उसको लैब में भेजते हैं जांच करने के लिए, उसके गुणसूत्र की जांच करके बताते हैं कि वो 44 प्लस एक्स वाई वाला है कि एक्स एक्स वाला है। फिर वो एक्स वाई एक्स एक्स जांच करके निकाल के बता देते हैं। अगर लड़का है तो एक्स एक्स गुणसूत्र रहेगा, लड़की है तो एक्स एक्स गुणसूत्र रहेगा, और अगर लड़का है तो एक्स वाई गुणसूत्र रहेगा। ठीक है, तो उल्वेधन की क्रिया यार पता है, लोग बच्चों को मारने के लिए ज्यादा करने लगे, है ना? बच्चा पैदा होता तो उसको गर्भ में मार देते थे, इस पर इसका प्रयोग उल्वेधन का ज्यादा करने लगे। इसलिए क्या हुआ? इसलिए हो गया बिल्कुल से एक तमाशा, है ना? तमाशा ये हुआ 1951 में, एग्जैक्ट डेट मुझे नहीं याद है भैया, मैं कंफर्म नहीं बता सकता। एमटीपी आप में शायद नहीं है, इसको बोलते हैं चिकित्सीय गर्भ समापन, है ना, गर्भपात का चिकित्सीय समापन। ठीक है, इसको बोलते हैं एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो ये एक एक्ट आ गया जिसको बोलते हैं एमटीपी, है ना, सहगर्भता का चिकित्सीय समापन। तो जो एमटीपी है, इसके द्वारा आप गर्भपात जब कराते हैं, जो एवॉशन करवाते हैं, इसको एवॉशन बोलते हैं। जब बच्चा पेट के अंदर रहता है उसको बाहर निकाला जाता है ना, उसको मार दिया जाता है, एवॉशन किया जाता है। ठीक है, तो जो एवॉशन होता है वो अब एक कानूनी अपराध है, उसका आपको सजा भी हो सकती है, हॉस्पिटल की मान्यता रद्द हो सकती है। पूछोगे फिर एमनियोसेंटिसिस का प्रयोग क्या है? तो देखो, एमनियोसेंटिसिस का जो प्रयोग है वो ये प्रयोग है, जैसे पेट में पल रहा बच्चा अपंग पैदा हो रहा है ना, पेट में पल रहा बच्चा का शारीरिक विकास नहीं हो रहा है, ठीक है, या फिर उसको कोई वंशागति बीमारी है, अनुवांशिक बीमारी है उसको, जैसे उसको HIV है, एड्स है ना, तब उसका एवॉशन कर दिया जाता है कि भाई वो भी बाहर आएगा, ढेर सारी चीजों से लड़ेगा, इन्फेक्टेड होगा, फिर वो मर जाएगा और तड़प तड़प के मर जाएगा, इसलिए उसको अभी मार दो।
इसलिए किया जाता है। जैसे रेप केसेस हो गए उसमें किया जाता है ना। और जैसे कोई किसी मतलब महिला जो मैरिज जोड़े ने, है ना, शादीशुदा लोगों ने आईयूडी लगवा रखी है, इंट्रा यूट्राइन डिवाइस। अब वो यूट्राइन डिवाइस काम ही नहीं कर रही है, एक दिन हो गया बच्चा, है ना, 1 महीने बाद पता चला बच्चा पैदा हो रहा है अब तो उस स्थिति में आप एमटीपी करवा सकते हो, एवॉशन करवा सकते हो, अन्यथा आप एवॉशन नहीं करवा सकते हो, ये कानूनी अपराध है। ठीक है, इसको देखना चाहो देख लो, रिवीजन हो ही गया, मिटा देता हूं अब। अभी तो सब लोग बोल रहे हो खत्म कर यार भैया, कब खत्म करोगे, है ना, बस खत्म होने वाला है? चलो अच्छा, 1-2 क्वेश्चन और करवा दूं, फिर लॉन्ग क्वेश्चन के लिए एक दिन और वीडियो लेके आऊंगा। ठीक है, उसमें ढेर सारे लॉन्ग क्वेश्चन हम करवाएंगे। क्वेश्चन है कि मटर, मेंडल ने मटर में कितने गुणों का अध्ययन किया? तो मेंडल ने मटर के अंदर, याद रखना, 7 गुणों का अध्ययन किया। फली का आकार, फली का रंग, फूल का आकार, फूल का रंग, बीज का आकार, बीज का रंग, पुष्प का रंग। ठीक है, मेंडल ने कितने गुणों का अध्ययन किया? 7 गुणों का अध्ययन किए थे मेंडल। इसके बाद देखो, डार्विन के प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत नहीं है। डार्विन ने, देखो हाँ, एक क्वेश्चन और यहां से बनता है डार्विन को लेकर के। डार्विन HMS बीगल नामक जहाज में यात्रा किए थे। याद रखना, जहाज बहुत फेमस हो गई है ना। डार्विन का जो सिद्धांत था वो क्या है? वो है प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत है। ठीक है, डार्विन की पुस्तक है, देखना इसकी पुस्तक क्या है? डार्विन की पुस्तक है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। कौन सी पुस्तक है? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। लैमार्क की पुस्तक कौन सी है? तो वो है फिलोसफिक जूलॉजिक, है ना। यदि पूछा जाए लैमार्कवाद, लैमार्क ने अपना प्रयोग दिया अंगों का उपयोग एवं अनुपयोग, है ना, लैमार्क। देखो लैमार्क के प्रयोग कौन से हैं? तो लैमार्क के प्रयोग हैं, एक तो है उपार्जित लक्षणों की वंशागति। देखो इसको मिटाना महंगा पड़ रहा है ना। अब भैया मिट जा यार, भैया मिट जा, भैया मिट जा, भैया मिट जा, है ना। लैमार्क का प्रयोग कौन सा है? तो वो है अंगों का उपयोग एवं अनुपयोग। अनुपयोग। और है लैमार्क का जो सिद्धांत था वो है उपार्जित लक्षणों की वंशागति। उपार्जित लक्षण क्या होते हैं? एक्वायर्ड करेक्टर्स। क्या होते हैं उपार्जित लक्षण? उपार्जित लक्षण ऐसे लक्षण होते हैं जो हम बाहर से लेते हैं। जैसे कान का छिदवाना, हमारा कान छेदा नहीं था, पहले से हम छिदवाए थे फिर हम पहने थे ना। नाक में वो पहनना, बाली पहनना, नाक ऐसे छिदवाए फिर पहने। ठीक है, और जिम, शरीर बनाना, जिम जाना, सिक्स पैक निकाल लेना, पहलवान बन जाना, अपनी सर्जरी करवा लेना, तो ये सभी उपार्जित लक्षण हुए। बाहर से लक्षण तुम्हें लिए जा रहे हैं। अपने बालों का कलर करवा लेना, बिल्कुल तोता बन जाना, है ना, रंग बिरंगा बन जाना, तो ये सब उपार्जित लक्षण है। अगर रंग बिरंगा तुम्हारा बचवा पैदा हो गया ना, बिल्कुल लाल पीला, आधे बाल इधर लाल आधे पीले, इधर आधे नीले पीछे हरे, मजा आ जाए, है ना। चलो क्वेश्चन है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। देखो पूछ लिया, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखा था? तो इसको किसने लिखा था? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज को डार्विन ने लिखा था। ठीक है, डार्विन के अनुसार नई प्रजातियों की उत्पत्ति कैसे होती है? डार्विन जो बताएं वो नई प्रजातियों की उत्पत्ति कैसे होती है। तो डार्विन ने बताया जो नई प्रजाति बनती है वो उसके अंदर आनुवांशिक विचलन होता है, विचलन के द्वारा बन जाती है, जिसको बोलते हैं उत्परिवर्तन।
क्या होता है? अनुवांशिक विचलन होता है, उत्परिवर्तन होता है, उसके द्वारा नई संतानें बन जाती हैं। ठीक है, अब यहां पर क्वेश्चन यार आपसे डीएनए से भी पूछा जा रहा है। डीएनए, डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक शर्करा। तो मुझे लगता है डीएनए भी पढ़ लेते हैं ताकि सब खत्म होता है ना, धीरे धीरे। तो देखो मिटाता हूं, प्रयास करता हूं किधर का मिट जाए। इधर ही का मिट रहा है, ये तो चिपका लिया। अभी को लेना है डिजिटल बोर्ड, तो जल्दी से सभी लोग, जितने लोग हैं ना, शेयर कर दो इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास, एक एक के पास डेली शेयर करो, हमेशा शेयर करते रहोगे। अबे देख, अबे देख, एक बार तो देख, अबे देख ना, ऐसे बोलो, अबे देख ना एक बार, अबे देख ना, देख तो, अबे देख बे, देख देख देख, है ना, ऐसे बोलो उससे, है ना, वीडियो दिखाते रहो। चलो, क्वेश्चन है हमारे डीएनए से। सबसे पहले डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। क्या होता है? डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। डीएनए कैसा बना होता है? ये होता है, डीएनए में डुअल हेलिक्स संरचनाएं होती हैं, है ना। पूछा जाए डीएनए किससे मिलकर के बना होता है, तो डीएनए मेड बाई ओनली 3 चीजें है ना। पहला क्या होती है? पहला होती है पेंटोज शर्करा। दूसरा क्या होती है? दूसरा होती है नाइट्रोजनी क्षारक। एंड तीसरा क्या होती है? वो होती है फॉस्फेट समूह, है ना। फॉस्फेट समूह को PO4 के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, पेंटोज शर्करा जो होती है वो कैसी होती है? वो पेंटोज शर्करा डीएनए के अंदर अलग पाई जाती है, आरएनए के अंदर अलग पाई जाती है। ठीक है, नाइट्रोजनी क्षारक 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है प्यूरिन, एक होता है पिरीमिडीन। याद रखना, डीएनए 3 चीजों से ही मिलकर के बना होता है। ठीक है, ये 3 चीजें मिला करके क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं न्यूक्लियोटाइड। ये 3 चीजें जब मिलेंगी, डीएनए का इतना संरचना बनेगा, तो इस संरचना को बोलेंगे एक न्यूक्लियोटाइड। क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोटाइड। ढेर सारे न्यूक्लियोटाइड मिला करके डीएनए की संरचना बना लेते हैं। प्यूरिन होता है, पिरीमिडीन होता है। प्यूरिन में 2 क्षारक होते हैं, एक होता है एडेनिन और दूसरा होता है ग्वानिन। ठीक है, पिरीमिडीन में 3 क्षारक होते हैं, एक होता है साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल। ठीक है, जो एडेनिन होता है, एक तरफ प्यूरिन रहता है एक श्रृंखला में, दूसरी श्रृंखला में पिरीमिडीन रहता है, तभी आपस में जुड़ेगा। जो एडेनिन होता है वो डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ, ये जो दिख रहा है डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ थाइमीन के साथ जुड़ेगा, और जो ग्वानिन होता है वो ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ साइटोसिन के साथ जुड़ेगा। तो बोलोगे भैया ये यूरेसिल कहाँ चला गया? तो जो यूरेसिल होता है वो आरएनए के अंदर पाया जाता है। आरएनए के अंदर जो एडेनिन से थायमीन जुड़ रहा है वो थायमीन नहीं जुड़ता है, वो यूरेसिल जुड़ता है। ठीक है, अब इनकी संरचना यदि अंदर से बनाए तो कैसे लिखेंगे? A डबल बॉन्ड T, फिर ऐसे बनाएंगे। ठीक है, G ट्रिपल बॉन्ड C। ये बॉन्ड कौन से हैं? याद रखना, ये हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, अगर पेंटोज शर्करा और फॉस्फेट ग्रुप जुड़ रहा है, किससे? पेंटोज शर्करा और फॉस्फेट ग्रुप आपस में जब जुड़ते हैं तो फॉस्फोएस्टर बॉन्ड के द्वारा जुड़ते हैं। कौन से बॉन्ड के द्वारा? फॉस्फोएस्टर बंध के द्वारा। ठीक है, अगर पेंटोज शर्करा में नाइट्रोजनी क्षारक जुड़ता है तो वो जुड़ता है ग्लाइकोसिडिक बंध के द्वारा। ठीक है, ग्लाइकोसिडिक बंध के द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन यहां से एक क्वेश्चन ऐसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में प्यूरिन क्षारक है, प्यूरिन क्षारक है, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमीन, इनमें से कोई नहीं है। साइटोसिन, थाइमीन, ग्वानिन, इसमें से कोई नहीं। तो प्यूरिन क्षारक कौन सा है? ग्वानिन है, ये याद रखियो चचा। ठीक है,
हाँ, डीएनए की संरचनात्मक मॉडल, द्विकुंडली मॉडल किसने प्रस्तुत किया? तो डीएनए का जो संरचनात्मक मॉडल है वो वाटसन और क्रिक नामक वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया। किसने किया? वाटसन और क्रिक नामक वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया डीएनए का डुअल हेलिक्स मॉडल। चलो आज छोड़ता हूं, आज जाओ जाओ जी लो अपनी जिंदगी बहुत अच्छे तरीके से। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे ढेर सारे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। उसके लिए नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता देना। आई बटन पर जो आपको लिंक मिली हुई है वहां पर जाकर के और भी वीडियोस को देख लेना। अच्छे तरीके से मेहनत करो, पढ़ो, बना लो अपना सबसे बड़ा टारगेट। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को इत्तद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।